नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अब आप पूछेंगे बधाई किस लिए? तो बधाई इसलिए कि फाइनली वो प्रोजेक्ट जो कि पिछले 2-2.5 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की टेबल पर धूल फांक रहा था, उसको सरकार ने अब हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से जुड़े हुए प्रोजेक्ट जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं, उसके बारे में, जिसको पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फाइनली अप्रूव कर दिया। और आने वाले कुछ सालों में हमारा ये सपना, यानी कि हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का सपना अब पूरा होने जा रहा है और बहुत जल्द हम इस तरह के विमानों को हमारी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते हुए देख पाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम इसी प्रोग्राम के, इसके टाइमलाइन के बारे में और कब तक ये एयरक्राफ्ट हमारी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट हो पाएगा, इस सब के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत का इंटरेस्ट सन 2000 के बाद से जागना शुरू हुआ। इसलिए भारत ने 2007 में रशिया का FGFA प्रोग्राम, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रोग्राम था और जिसके तहत सुखोई 75 और सुखोई 57 एयरक्राफ्ट बनकर के निकले, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के पीछे भारत के 2 बड़े कारण थे, जिसमें पहला था कि भारत को एक तो टाइमली यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाना था और दूसरा, भारत जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम के थ्रू भारत को मिलता, उस एक्सपीरियंस के थ्रू भारत अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यहां पर बना सकता था। बट 2018 आते आते इस प्रोग्राम से भारत ने बैकआउट कर लिया, जिसके पीछे के कुछ बड़े कारण ये बताए गए कि पहला तो भारत को इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा डाउट था। दूसरा, इस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर के भी भारत बहुत ज्यादा खुश नहीं था और इसके लैक ऑफ थ्रस्ट की वजह से काफी ज्यादा चिंतित भी था। इन सब के अलावा यहाँ पर वर्क शेयर मॉडल को भी लेकर के दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद भारत ने 2018 में इस प्रोग्राम से वॉकआउट कर लिया। इसी बीच 2010 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि DRDO के लैबोरेटरी है, उसने एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की, ये पता लगाने के लिए क्या भारत खुद का अपना 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट अपने इंडिजिनियस सिस्टम से बना सकता है। और यही प्रोग्राम आगे चल करके हमारा एमका प्रोग्राम बना, क्योंकि 2018 में रशियन प्रोग्राम से वॉकआउट करने के बाद भारत ने यह डिसाइड किया कि हम अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद से अपने आप बनाएंगे। और यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने और ADA ने मिलकर के बहुत सारी चीजों के साथ डिस्कशन करना और प्लानिंग करना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजों को 2020 तक फिक्स भी कर लिया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट होने वाला है वो किस तरह का होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो ये सारी चीजें 2020 तक आते आते फिक्स कर ली गई। बट यहां पर बात फंस गई इंजन पर, और 2020 में कोरोना आने के बाद इंजन की सप्लाईज को लेकर के बहुत सारे इशू आने शुरू हो गए। इवन हमारा जो तेजस प्रोग्राम था वो भी काफी ज्यादा डिले हो गया इन इंजन की वजह से। इसी वजह से ये प्रोग्राम भी लगभग 2-2.5 साल का जो डिले हुआ वो इंजन की वजह से हुआ। और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो शुरुआत के एयरक्राफ्ट्स होंगे, यानी कि जो शुरुआत के एमकास बनेंगे, वहां पर हम अमेरिकन इंजन्स को यूज करेंगे, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन GE414, जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, उसको यूज किया जाएगा। और सेकेंड फेज में यहां पर भारत अपना इंडिजीनियसली बिल्ट इंजन यूज करेगा, जो कि लगभग 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा। अब यहां पर जो इंडिजीनियसली इंजन भारत बनाना चाहता है, उसको लेकर के बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने भारत को अप्रोच किया है। जैसे कि फ्रांस की सैफरन कंपनी ने भारत को अप्रोच किया है। इसके अलावा ब्रिटेन की जो रोल्स रॉयस कंपनी है उसने भारत को अप्रोच किया है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने भारत को अप्रोच किया है। तो ये सारी कंट्रीज भारत के साथ मिलकर के इस तरह के एक इंजन को डेवलप करना चाहती है। इवन रोल्स रॉयस के जो वाइस प्रेसिडेंट है एलेक्स जियान, वो कुछ दिनों पहले भारत में थे। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अगर भारत इस तरह के इंजन को रोल्स रॉयस के साथ मिलकर के बनाता है तो आने वाले टाइम में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इस इंजन के, वो पूरी तरह भारत के पास होंगे। तो इस तरह भारत आने वाले समय में इस तरह के इंजन्स को बना पाएगा और बहुत जल्द हम एमका के अंदर हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन देखेंगे। इंजन के अलावा इस प्रोग्राम के डिले के पीछे SPV मॉडल भी एक वजह थी। SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल, जिसके तहत भारत सरकार ये चाहती थी कि ये एयरक्राफ्ट किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा भारत में बनाया जाए और DRDO को और HAL को एज अ हेल्पिंग हैंड यहाँ यूज किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को भी फंड करने को तैयार थी। बट इन सब के बावजूद भी कोई भी प्राइवेट फर्म पिछले 2-2.5 सालों में इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए आगे नहीं आई। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट फर्म किसी फॉरेन OEM के साथ मिलकर के इस तरह के एयरक्राफ्ट को भारत में
में असेंबल करने के लिए तैयार थी, बट यहाँ पर अपने इंडिजिनियस लेवल पर इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कोई भी प्राइवेट फर्म यहाँ पर तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से भारत सरकार को मजबूरन इस एयरक्राफ्ट को फाइनली हरी झंडी दिखानी पड़ी। और अब यहाँ पर एडीए जो कि डीआरडीओ की लैबोरेटरी है वो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को बनाएगी और एडीए का ही जो डिजाइन एडीए ने बनाया था उसी को यहाँ पर फाइनली अप्रूव किया गया है और उसी को यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा बनाया जाएगा। सो आने वाले अगले 3 से 4 सालों में इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप बनके तैयार होगा और ऐसे 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिसके लिए भारत सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किए हैं। इसके बाद 5 से 6 साल इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग में लगेंगे और 2032 से 2035 के बीच में इसको भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने का प्लानिंग भारत सरकार ने यहाँ पर की है। इस एयरक्राफ्ट की लगभग 7 स्क्वाड्रन्स को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा, जहां पर लगभग 126 एयरक्राफ्ट होंगे और इस पूरे प्रोग्राम को 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर पहले फेज के अंदर 2 स्क्वाड्रन्स को बनाया जाएगा जो कि एमका मार्क 1A की स्क्वाड्रन होंगी, जो कि पावर्ड होगा जनरल इलेक्ट्रिकल्स के GE414 इंजन के थ्रू। इसके बाद जो बाकी 5 स्क्वाड्रन्स है वो एमका मार्क 2 की होंगी, जो कि हमारे भारत के इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन के थ्रू ही पावर्ड किया जाएगा। इस सब के अलावा ये एयरक्राफ्ट एक 25 टन का ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसके अंदर लगभग 6,500 किलोग्राम के फ्यूल कैपेसिटी होगी। इसके अलावा इसकी इंटरनल बे के अंदर लगभग 1,500 किलोग्राम की वेपन्स ले जाने की कैपेबिलिटी होगी और इसके अंदर कुछ रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को भी यूज किया जाएगा। इस सब के अलावा इस एयरक्राफ्ट में लगभग 1,500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की एक्सटर्नली भी कैपेबिलिटी होगी। इस सब के अलावा इसके अंदर कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया गया है जो कि भारत में पहली बार डेवलप हुई है, जैसे कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक एंड सुपरसोनिक क्रूज स्पीड विदाउट आफ्टर बर्नर। रेडार की बात की जाए तो यहां पर इंडिजिनियसली बिल्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार को यूज किया जाएगा और उसके साथ मल्टी सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ डेटा फ्यूजन भी होगा और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी यहां पर यूज किया जाएगा जो कि हम पहले तेजस मार्क 2 जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसके अंदर यूज करने वाले हैं, जैसे कि साइड स्टिक कंट्रोलर हो गया, आर्टिफिशियल पायलट टेक्नोलॉजीज हो गई, कार्नर्स हो गए और इसके अलावा जो सेंसर फ्यूजन है वो भी इसके अंदर यूज किया जाएगा। तो इस तरह से एमका एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसको लगभग 2032 से 2035 के बीच में भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर लिया जाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया का ऐसा 5वां देश बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का इंडिजिनियसली बिल्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। एट प्रेजेंट अमेरिका, रशिया, चाइना और रिसेंटली तुर्की ने अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो रोल्ड आउट किया है। हालांकि बहुत सारे देशों के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, जैसे कि चाइना का J-31 उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। हालांकि हमारे एमका का भी प्रोटोटाइप बनकर के तैयार नहीं हुआ है, तो इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जब भी इसका प्रोटोटाइप बनकर के आएगा, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी फीचर्स को हम तब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल डिफेंस से जुड़े हुए लोग अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का जो एयरक्राफ्ट बनाने का सपना है वो अभी पूरा होने वाला है। इसी के साथ आज इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।